तुभ्यं नमः श्रीभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगत परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। तो सभी आराध्य गुरु भगवंतों को वंदन करता हूँ, खास करके जिन्होंने ये सिखाया है मुझे, जिन्होंने इसका ज्ञान दिया। तो प्रमा मैम को पहले तो वंदन करता हूँ कि जब तक इसका ज्ञान नहीं था तब तक आयुर्वेद सुपरफिशियली समझ में आ रहा था, डीप लेवल पर समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैम से ये सीखा, बार बार उनको क्वेश्चन पूछे, बार बार ये सीखने की कोशिश की, तब जो आयुर्वेद समझा है वो इतना प्यारा है, इतना अनूठा है कि उसको हम बयां नहीं कर सकते। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मैंने कुछ सीखा है उनसे, वो आप तक पहुंच जाए। क्योंकि बहुत सारी हमारी गलत गलत धारणाएं आयुर्वेद से लेकर, या कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ये तत्व, ये सिद्धांत सीखने से हमें बहुत बेसिक लेवल पर तत्व ज्ञान समझेगा, फिलोसॉफी। एंड अनटिल एंड अनलेस यू डोंट अंडरस्टैंड द फिलोसॉफी ऑफ आयुर्वेद, प्रज्ञा विशुद्धि नहीं हो सकती। एक आपको जो सुख मिलता है ना पेशेंट ट्रीट करने का, वो ऊपर के ऊपर तौर पर होता है, लेकिन उसको अंतस के लेवल तक, डीप लेवल का यदि सुख चाहिए तो इस फिलोसॉफी को समझना होगा, इस तत्व ज्ञान को समझना होगा। बिना तत्व ज्ञान समझे, बिना फिलोसफी समझे, बिना जड़ तक जाए, बिना रूट तक जाए, जो भी ज्ञान है वो मिथ्या है। और ऐसे मिथ्या ज्ञान से स्वयं की भी हानि होती है, दूसरे की भी हानि होती है। आप खुद भी अज्ञान में रहते हो, आपके पेशेंट भी अज्ञान में रहते हैं। जब आप उस तथ्य को जान लो, तो वो जो हैप्पीनेस मिलता है वो बहुत ही सुप्रीम होता है। और जो हीलिंग होती है पेशेंट की, वो बहुत फंडामेंटल लेवल की होती है। आर यू रेडी? प्लीज टाइप आर इन द चैट बॉक्स। आर यू गेटिंग मी? तो एनीवन, पंचकोश में क्या क्या आता है, कौन बनाए बताएगा, अंदर से बाहर की तरफ? पंचकोश किसका सिद्धांत है में, और उसमें क्या क्या आता है अंदर से बाहर की तरफ? इधर अनम्यूट करके बताइए और चैट करके बताइए। आज जो आप सीखने वाले हो ना, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड यू आर दोज लकी फ्यू वैद्यर्स जो ये सीखने जाएंगे। और इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि पढ़ने भी चाहिए। और फिर हम उसको धीरे धीरे एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे, और हमारी आयुर्वेदिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ओके, वेरी नाइस। देवेंद्र सर ने बताया आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश। राइट, परफेक्ट। अंदर से बाहर की तरफ ये कोश जो है वो, पहला है आनंदमय कोश सबसे अंदर, उसके बाहर है विज्ञानमय, उसके बाहर है मनोमय, उसके बाहर है प्राणमय, और सबसे बाहर का जो कवरिंग है, जो हमारे को हमको स्थूल शरीर दिखता है हमारा, वो अन्नमय कोश है। तो बेसिकली ये फिलोसॉफी जो आई है वो वेदांत से आई है। वेदांत क्या है? तो उत्तर मीमांसा का भाग है। इसमें ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और भगवत गीता, इन तीनों को प्रस्थान ही कहते हैं। वेदांत की प्रस्थान। किसको किसको? ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और भगवत गीता। और इस वेदांत में वेदों के जो मंत्र है उसका मार्मिक अर्थ, उसको भी कंसाइज करके बताया गया है। मतलब वेदों का सार भाग इन तीनों में आया गया है। इसीलिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आयुर्वेद को सर्ववेद उपनिषद कहा गया है। क्या कहा गया है? सर्ववेदोपनिषद। यानी कि जो सार भाग है वेदों का, वो आयुर्वेद में है, और इसका जो ब्रिज है वो ये प्रस्थानत्रयी है, और उसमें भी वेदांत है। तो वो वेदांत की फिलॉसफी यदि हम समझते हैं, तो आयुर्वेद का स्ट्रक्चरल बेस, उसकी जो नींव है वो हम समझ पाएंगे। इसलिए ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ऐसा बताया है वेदांत में कि द नॉलेज ऑफ ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब हाईएस्ट, जो भी कोई आत्म तत्व है, आत्म स्वरूप है, तो नॉलेज ऑफ ब्राह्मण अटेन्स द हाईएस्ट। यदि आप उस ब्रह्म विद्या को जान लो, उस ब्राह्मण तत्व को जान लो, यदि उस आत्मा को आप पहचान लो, तो आपको हाईएस्ट, जो भी हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस, हाईएस्ट लेवल ऑफ पीस, ये आपको मिल सकता है। इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये ब्राह्मण तत्व या आत्म तत्व को जानने के लिए कोई आपको स्पेस की जर्नी नहीं करनी। इट्स नॉट अ जर्नी ऑफ स्पेस। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। द्वारका, पुरी, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, कहीं जाने से वो आत्म तत्व नहीं समझेगा। इट्स नॉट अ जर्नी इन टाइम ऑल्सो, है ना? किसी के लिए आपको रुकने की जरूरत नहीं कि ये अवतार आएगा, कृष्ण का ये अवतार आएगा, विष्णु का ये अवतार आएगा, कोई इनकारनेशन होगा तभी मैं ब्राह्मण तत्व को, आत्म तत्व को जान पाऊंगी, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके लिए सिंसियर क्वेस्ट ऑफ नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। इसीलिए उपनिषदों की रचना की गई।
या आयुर्वेद भी देखो, सिंसियर क्वेस्ट है। अग्निवेशों को बहुत मूलभूत प्रश्न पड़े हैं, उन्होंने वो प्रश्न स्वयं से पूछे हैं, आचार्यों से पूछे हैं, तब जाके उसका उत्तर मिला है। तो आपको हरदम ये क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, ये मैं चिकित्सा दे रही हूँ, ये मैं चिकित्सा दे रहा हूँ, इसके पीछे क्या कारण है, मैं क्यों दे रहा हूँ, इसके पीछे की क्या रीजनिंग है, क्या अंडरस्टैंडिंग है मेरी। और आत्म तत्व को जानना है तो ऐसा क्यों है, ऐसा कब है, ऐसा कैसे है, इस प्रकार का स्वयं से बार बार प्रश्न पूछना, यही उस ब्राह्मण तत्व को आत्म तत्व तक हमें लेके जाने वाला है। तो ब्राह्मण यानी कि आत्मा, उसका स्वरूप क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ गॉड? कोई बताएगा? इतनी सुंदर डेफिनेशन और कहीं पर नहीं है जो वेदांत में है। एनीवन कैन अनम्यूट और चैट, टाइप इन द चैट बॉक्स, चरक बॉक्स, क्या है ब्राह्मण? ब्राह्मण इज नॉट कास्ट वाइज, है ना। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, जो आत्मा को जानता है वो ब्राह्मण है। तो उसका लक्षण क्या है, या उसका स्वरूप क्या है? नॉट लक्षण, उसका स्वरूप क्या है? कोई बताएगा? हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसका स्वरूप क्या है वो पता चले, जिसको हम जान रहे हैं वो है क्या वास्तव में। जो ब्रह्म में रमण करे, ये उसका लक्षण हो सकता है। हम्म? अभी वो बहुत डीप है। दो प्रकार के लक्षण होते हैं, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण मतलब ब्राह्मण का तटस्थ लक्षण है, जिससे उत्पत्ति है, जिसमें स्थिति है और जिसमें लय है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। सोनाली मैम ने सही बताया। आधा सत्य है, उन्होंने जो सत्य लिखा है वो आधा सत्य है। पूरा उत्तर है सत्य ज्ञान आनंद। सत्य ज्ञान आनंद, ये ब्रह्म का स्वरूप है। राइट, इजी। तो जो भी हाईएस्ट तत्व है इस यूनिवर्स का, जो आत्मा तत्व है, वो क्या है? सत्य स्वरूप है। इट्स द ट्रुथ, इट्स ज्ञान, चैतन्यमय है, आनंद, ब्लिस है। मतलब हमारा आत्मा का स्वरूप, आत्मा कैसी है हमारी? सत्य है, ज्ञान है, आनंद है। यानी कि जिसने भी आनंद को, आत्मा तत्व को जान लिया, वो सब कुछ जान लेता है। सत्य, जो जो सत्य है वो सबको जान लेता है, जो जो मिथ्या है वो दिखता ही नहीं। जो जो ज्ञानमय है, जो भी चैतन्य स्वरूप है, वो उसको समझ लेता है और आनंद में ही रमण करता है। जो हमें क्षण भर के लिए आनंद होता है ना, जैसे सोते वक्त एक ऐसी स्टेज आती है जब हमें आनंद होता है, जब हम बता नहीं सकते उस आनंद को वो क्या होता है, लेकिन वो क्षण भर के लिए या कुछ क्षणों के लिए होती है। जो व्यक्ति इस तत्व को जान लेता है, समझ लेता है, जी लेता है, वो नित्य आनंद में ही रहता है। व्हाट अ वंडरफुल थिंग इट इज। क्या हमें उस आनंद को प्राप्त करना है? कुछ भी हो जाए वो आनंद में ही है, कुछ भी हो जाए वो परमोच्च सुख में ही है। आप सब लोग टाइप नहीं कर रहे, मजा नहीं आ रहा है? आपको बोरिंग लग रहा है क्या टॉपिक? इट्स नॉट एट ऑल बोरिंग, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी नेसेसरी। जानबूझ के बहुत बेस से ले रहा हूँ ताकि आपको आगे की कंसेप्ट समझ में आएगी, है ना। तो हमारा अल्टीमेट एम क्या है? आयुर्वेद का प्रयोजन है धातु साम्य। आयुर्वेद का प्रयोजन मोक्ष नहीं है, लेकिन हमारा प्रयोजन धातु साम्य तो है ही, लेकिन स्वयं का भी मोक्ष का रास्ता खुल जाए और दूसरे के भी, पेशेंट को भी हम हील कर पाए। चरक की अपेक्षा क्या है? यावत अग्नि के सभी भावात। एक पेशेंट की ट्रीटमेंट कब तक करनी है? पेशेंट कुष्ठ का आपके पास आया और आप उसको, उसका कुष्ठ मिटा दो, तो आप सिर्फ डॉक्टर हो। लेकिन आप उसकी अग्नि सम कर दो, तो आप सच में वैद्य हो। और यदि आप उसको मोक्ष के लेवल तक ले जाने में निमित्त मात्र बन जाओ, तो आप प्राणाचार्य हो। इस प्रकार की चरक की बेसिक फंडामेंटल अपेक्षाएं हैं, और इसको हमें समझना। सच्चिदानंद, ये उस ब्रह्म का, ये उस आत्म तत्व का स्वरूप है। आवाज आ रहा है ठीक से? ये डिस्टर्बेंस है? आ रहा है सर, बट पीछे आवाज आ रही है। तो क्या आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। एनीवेज, अभी हमने समझ लिया कि सत्य ज्ञान आनंद है, तो इसको रियलाइज कैसे करें? हाउ टू रियलाइज दिस गॉड? गॉड की डेफिनेशन ही बहुत सिंपल है, सत्य ज्ञान आनंद जो है वो गॉड है। आप उसको बाकी कुछ भी नाम दो। अब इसको समझे कैसे? हाउ टू रियलाइज? कौन बताएगा? उसको कैसे समझे, उसको कैसे फील करे, उसका क्या मेथोडोलॉजी है, क्या तत्व है?
किससे हम उसको जान सकते हैं? उसको जान लिया तो बाकी कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। उसको कैसे जाना जा सकता है? वेरी नाइस, मिंटेश्वरी मैम बोल रही है ध्यान। प्रियंका मैम ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, डोंट नो। वेरी नाइस। नहीं पता है, प्रामाणिक उत्तर। मेडिटेशन, खुद पहले उस अवस्था में रहना चाहिए। कैसे रहा जाता है उस अवस्था में? आप तो उपदेश, वेरी नाइस आंसर करता मैं, है ना? आप खुद ही खुद को पूछो, जो आप जवाब दे रहे हो, आप उसमें सहमत हो या ऐसे के ऐसे ऊपर के ऊपर नॉलेज दे रहे हैं? ब्राह्मण को रियलाइज करने का क्या तरीका है? तो ओनली वे इज विशुद्ध प्रज्ञा। ओनली वे इज विशुद्ध प्रज्ञा। स्वयं को क्वेश्चन पूछते रहना, जो मैंने जाना है वो सत्य है या मिथ्या है, इससे वो बढ़कर ऊपर सत्य क्या है? कंटिन्यूस क्वेस्ट ऑफ नॉलेज। जो भी आपको पता है, आप जिस भी लेवल पे हो, आपके कॉन्शियसनेस के, आपके अवेयरनेस पे, स्वयं को प्रश्न पूछना, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा कैसे है, ये मैंने अब तक ऐसा जाना है, इसके पीछे का भी सत्य क्या है, ऐसे मूल तक जाने की कोशिश करते रहना, ये उसको जानने का एक तरीका है। इसका तैत्तिरीय उपनिषद में बहुत सुंदर उत्तर दिया है उन्होंने कि यो वेद निहितम गुहायाम परमेभ्यो। तो परमात्मा की व्याख्या क्या है या परमात्मा को कैसे समझाएं? यो वेद निहितम गुहायाम, जो गुहा के अंदर है, जो केव के अंदर स्थित है, वो ब्राह्मण तत्व है। और जिस दिन हमें वो केव का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, जो बाह्य उसके लेयर्स है यानी कि पंचकोश समझ में आ जाएंगे, उसके बाद अपने आप वो आनंद स्वरूप व्यक्त हो जाए, क्योंकि इट इज नॉट समथिंग विच इज टू बी फाउंड एक्चुअली। यदि आप पंचकोशों को जान लो तो अपने आप आपका जो स्वरूप है वो प्रकट हो जाएगा। सत्य ज्ञान आनंद ये आत्मा का स्वरूप है, वो अपने आप प्रव्यक्त होगा। ओके। देवेंद्र सर ने अच्छा कहा, ज्ञान और मौन ये सब उसके कुछ तरीके हो सकते हैं, कुछ तत्व स्मृति के एप्लीकेशन है, कुछ तरीके हैं। लेकिन आपको अगर मैंने बोल दिया कि मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन करने से सब कुछ मिल जाएगा, और आप मौन में बैठ गए एक दिन, 2 दिन, महीना भर, तो क्या आपको ब्राह्मण तत्व मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मौन करना पड़े तो वो मौन है ही नहीं। मौन हो जाए अपने आप तो वो मौन है। आहार को छोड़ना पड़े तो वो लंघन है। आहार अपने आप छूट जाए तो वो उपवास है। और ये अपने आप जो होता है ना, वो कैसे होता है? वो ज्ञान से ही होता है। जब आपको किसी चीज का विशुद्ध ज्ञान मिल जाए, आपको अंतस तक समझ जाए कि नहीं यही सत्य है, तो आपको किसी चीज को छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। मिथ्या अपने आप छूट जाता है। अगर आपको डायमंड्स दिख जाए कहीं पर, तो आपके पास भले ही सोना हो, आप उसको छोड़ दोगे, क्योंकि आपको डायमंड्स पकड़ने हैं उन हाथों में। राइट? समझ में आ रहा है या बाउंसर जा रहा है? प्लीज 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 उसको समझने की कोशिश करो, जितना आप समझ सकते हो उतना समझो, बाकी का छोड़ दो या क्वेश्चंस पूछो बाद में। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट? जहां जहां पर प्रयास है, जहां जहां पर यत्न है, बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ रहा है उसके लिए, तो वो आपको उस तक नहीं ले जा रहा है। सहज भाव से उसको समझने की कोशिश करोगे, जानने की कोशिश करोगे, सिंसियर क्वेश्चंस पूछोगे, प्रयास पूर्ण नहीं, बहुत प्रयत्न, ये मुझे क्यों ये नहीं आ रहा है समझ में, इस प्रकार से नहीं, सहजता से, लेकिन सत्य, स्वयं से सच्चे क्वेश्चंस पूछना, ये उधर तक लेके जाएगा। तो ये उन्होंने बताया कि योग वेद निहितम गुहायाम परवेभ्यो। शंकराचार्य जो कि सबसे विद्वान माने जाते हैं वेदांत के, उन्होंने कहा है कि बुद्धि गुहा के अंदर जो स्थित है वो ब्रह्म तत्व है, या हम वेदांत की भाषा में कहेंगे तो विज्ञानमय कोश के भी जो अंदर है, जो बुद्धि के भी अंदर जो स्थित है, वो ब्राह्मण तत्व है। तो ये गुहा क्या है? तो 5 शीट्स ऑफ पर्सनैलिटी है। आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश, ये हमारा 5 शीट्स ऑफ पर्सनैलिटी है, इससे हम डेवलप्ड है। और जब हम पांचों को जान लेंगे तो जो बचेगा शेष तत्व, वो तत्व होगा ब्राह्मण तत्व। ओके, वेरी सिंपल। तो हमें इन पांचों को जानना है और जीना है। एक ही चीज हमें करनी है, इन पांचों तत्वों को, इन पांचों कोशों को हमें जानते चले जाना है, समझते चले जाना है, और तद अनुरूप जीतते चले जाना है, जानते चले जाना है, और जो शेष बचेगा वो आनंद तत्व होगा। मैंने पहले भी कहा था, चरक शारीरिक स्थान 1 में ब्रह्म क्या था वो अग्निवेश को भी नहीं पता था। अत्रेय ने
अग्निवेश ने पूछा कि आप बताइए मुझे कि वो अक्षर तत्व क्या है। तो अत्रेय जी ने कहा था कि नहीं, न ज्ञातुम अर्हति, आप अज्ञ हो, आप उसे जान नहीं सकते। इसका मतलब कहीं ना कहीं अग्निवेश ने इन पंच कोशों को फंडामेंटली जिया नहीं था। उसको जाना होगा उन्होंने, लेकिन उसको उस लेवल तक जिए ही नहीं थे। अगर पूछना पड़े गुरु को कि ये क्या है, इसका मतलब आपने वो जाना ही नहीं है। यदि आप उसको जान लो तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। ओके, इसलिए उन्होंने उसे अज्ञ की वहां पर एक संज्ञा दी थी। तो हमें यही काम करना है, इन पांचों को समझना है, जीना है, आगे आगे चलते चलना है। वेदांत जो है ना दोस्तों, इतना फंडामेंटल तत्व ज्ञान है। वेदांत तत्ववादी कहते हैं कि when the lion of Vedanta roars, all the jackals of other philosophy beg for lives. हेलो, वेदांत वाले कहते हैं कि when the lion of Vedanta roars, all the jackals of other philosophy beg for life. मतलब वेदांत में जो बातें कही गई है, जब वो किसी के सामने प्रकट होती है, तो बाकी जो भी फिलोसफी से, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, वो सब अपने आप वो जैकल्स की तरह है। उस लायन के आगे वो टिक ही नहीं सकती। इसलिए हमें इस मूलभूत सिद्धांत को समझना है। और वो लायन क्या है? When the lion of Vedanta roars, the jackals of other philosophies beg for life. तो वो लायन क्या है? कौन है वो लायन? वो लायन और कोई नहीं, हम स्वयं है। हमारा ब्राह्मण तत्व है। यदि हम उसको पहचान ले, तो कोई आपको वाद में प्रतिवादी, कोई आपको वाद में हरा नहीं सकता। कोई आपसे बढ़कर ज्ञानी हो नहीं सकता। कोई आपसे बढ़कर आनंद में रमन नहीं कर सकता। इसलिए हमें उस तत्व को जानना है, और वेदांत के थ्रू ही जानना है, क्योंकि वो इसेंस है, सारभूत भाग है। उस सार के थ्रू, उस चश्मे से हमें स्वयं के स्वरूप को जानना है। ऐसे बहुत सारे चश्मे हैं, ऐसी बहुत सारी फिलोसफीज है, लेकिन वेदांत की फिलोसफी सबसे ब्यूटीफुल फिलोसफी है, जिसका यूज चरक में भी किया गया है। हमने उसे समझा नहीं है उस नजरिए से। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको कहूंगा, प्रैक्टिकल है। चरक स्वस्थ चतुष्क जो है ना, वो इसी वेदांत की फिलोसफी पे लिखा हुआ है। डू यू एग्री? मैंने एक बार बताया भी था। अध्याय नंबर 5, 6, 7, 8 क्या है? फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट अध्याय, इसका कैसे कनेक्शन है वेदांत से? स्वस्थ चतुष्क है, यानी आपको यदि स्वस्थ रहना है या आपके आतुरों को स्वस्थ कराना है, तो इन इस मार्ग से जाना होगा। प्रथम 5, 6, 7, 8। प्लीज एनीवन, आप क्वेश्चन पूछते चले जाइए, क्वेश्चन के आंसर देते चले जाइए, अनम्यूट होकर बताते जाइए। नथिंग इज राइट और रॉन्ग, जो आपको समझा है उस हिसाब से बताइए, बिकॉज वी ऑल आर सीकर्स ऑफ नॉलेज। चरक ने जो स्वस्थ चतुष्क लिखा है, वेदांत के बेसिस पे लिखा है कहीं ना कहीं। डायरेक्ट मेंशन नहीं किया होगा ऐसा, लेकिन क्लियर कट समझ में आता है जब हम अध्याय पढ़ते हैं उस विजन के साथ। कौन बताएगा? कोई भी नहीं? चलो कोई बात नहीं। फिफ्थ अध्याय जो है, सिक्स्थ अध्याय जो है, ये कौन से कोश से रिलेटेड होगा आपको लगता है? मात्रा शितीय, तस्य शितीय, ये कौन से कोश से रिलेटेड हो सकता है? ऋतु के अनुसार चलना है, खाना पीना है, और दिनचर्या का पालन करना है। वेरी राइट प्रियंका मैम, अन्नमय कोश से रिलेटेड। राइट। उसके बाद का अध्याय है सेवेंथ अध्याय, न वेगान धारणीय। ये किससे रिलेटेड होगा? वेरी राइट, प्राण, प्राणमय कोश। प्राण क्या है तो, या वेग क्या है? जो प्रस्पंद है वही प्राण है। तो वो सब जो उसका रिलेशन है प्राणमय कोश से है। सेवेंथ हो गया। अभी एट्थ अध्याय जो है, इंद्रियोपक्रमणीय, ये कौन से कोश से रिलेटेड है? शिखर अध्याय है। राइट, ये मनोमय कोश से भी रिलेटेड है और विज्ञानमय कोश से भी रिलेटेड है। यहाँ पर बुद्धि की भी बात है, मन की भी बात है, ज्ञानेंद्रियों की भी बात है। और ये शिखर अध्याय है। शिखर अध्याय इसका मतलब क्या है? आपको अंदर से बाहर जाना है, वहां से हिलेंगे। फंडामेंटल अध्याय। यदि आप उसकी प्रज्ञा शुद्ध कर दो, पेशेंट की, उसका मन स्वस्थ कर दो, तो शारीरिक विकार होगे ही नहीं। लेकिन पेशेंट आपके पास क्या शारीरिक विकार लेकर आएगा? उसको आपको डायरेक्ट एक अध्याय तक नहीं आप लेके जा सकते। उसको पहले 5 और 6 समझाना पड़ेगा। अरे भाई, तू मात्रा में खा, सही समय पे खा, ये दिनचर्या फॉलो कर, ये ऋतुचर्या फॉलो कर।
ये होने के बाद वो एक ऐसे स्टेज पे आ जाएगा कि उसको आप 8th अध्याय क्या है वो बता सकते हो, इंद्रियोपक्रमण ये क्या है, प्रज्ञा विशुद्धि कैसे करते हो वो बता सकते हैं। राइट, समझ में आया सिंपल वे में? क्या ऐसे सोचा था कभी हमने कि ऐसे भी उसकी रचना हो सकती है 5, 6, 7, 8 अध्याय की, या चरक के स्वस्थ चतुष्क की कोशों के आधार पर ऐसा कुछ हो सकता है? ये समझने मात्र से, ये तथ्य समझने मात्र से, अब जब आप उन अध्याय को देखोगे तो आपको एक नई अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अभी मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एग्जैक्टली क्या है, उसमें क्या क्या आता है, वो हम आगे देखते चले जाएंगे, लेकिन पहले यहां तक क्लियर है? राइट, यस, इट्स ऑल द ग्रेटनेस ऑफ माय गुरु, जिन्होंने ये विजन से सिखाया है। एंड द अंडरस्टैंडिंग, ये जब समझा मुझे तो बहुत एक अलग ही आनंद की अनुभूति हुई, और मैं चाहता हूँ कि ये आनंद आपको भी मिले। ये मेरी त्रुटि है कि मैं आपको उस लेवल से नहीं समझा पाता हूँ जिस लेवल से मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है ना? मैं आपको जो समझा रहा हूँ, शायद मुझे 50% समझा होगा, उसमें से मैं समझा आपको 10% ही रहा हूँ, और आप शायद 5% ही उसको ग्रहण कर पा रहे हो। लेकिन फिर भी आप जहां पर हो, सिंसियर रिक्वेस्ट, जितना समझ पा रहे हो उतना समझिए, और अपना इंक्विजिटिव माइंड बंद मत कीजिए, क्वेश्चंस कभी पूछना बंद मत करना, स्वयं को भी और दूसरे को भी, तो ही सत्य का उद्घाटन हो सकता है। एनीवेज, हाँ, तो ये वेदांत केसरी, यानी कि दिस इज द लायन ऑफ वेदांत। सच्चा टीचर कौन होता है? जो आपको फ्रॉम नियर टू फार, फ्रॉम नोन टू अननोन, जो आपको लेके जाए वो टीचर है। पहले आपको जो आप जो जानते हो ठीक तरीके से, या मोटे मोटे तौर पर आप जो जानते हो, उधर से अननोन की तरफ जो आपको लेके जाए वो टीचर है। जो आपको अन्नमय कोश से लेकर आनंदमय कोश तक लेके जाए वो टीचर है। इसलिए आपको यदि ये समझना है तो इन कोशों को, आप जो जानते हो जिस लेवल पर हम हैं, बॉडी के लेवल पर अन्नमय कोश समझना होगा, फिर प्राणमय, फिर विज्ञान, फिर प्राणमय, फिर मनोमय, फिर विज्ञानमय, फिर आनंदमय, इस लेवल से हमें समझना होगा, और बहुत इजी हो जाएगा। मैंने आपको उसको बहुत इजी लेवल पर लेके आया हूँ, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर इन पंचकोश के तत्व में छुपे हुए हैं। तो एक बेसिक क्वेश्चन अभी आपको पूछूंगा, इसके तय तक जाने की कोशिश करेंगे। आप कौन हो? अगर ये मैं पूछूं, हु आर यू, तो आप क्या उत्तर दोगे? आप आत्मा, ओके, सब आत्मा आत्मा बोल रहे हैं, ओके, वेरी। यदि आप आत्मा हो तो फिर आप आनंद में क्यों नहीं हो? क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद। आप ज्ञान प्राप्त करना कर रहे हो ना अभी इस वक्त, ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि स्वरूप ही आत्मा का ज्ञान है, स्वरूप ही सत्य है, स्वरूप ही आनंद है। यदि मैं आप हम सब आत्मा है तो क्यों प्रॉब्लम है? व्हाई वी आर नॉट अल्टीमेट ब्लिस? हजारों करोड़ों लोग हमसे प्रभावित क्यों नहीं होते? राइट, प्रियंका मैंने बताया, और आवरण बहुत है, उनको हटाना है, पांचों कोशों की तरफ आवरण है, बिल्कुल सही बात है। श्रेया मैम बोल रही है पंच तत्व युक्त शरीर है, प्रज्ञा विशुद्ध नहीं है। वेरी नाइस। हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो अंदर तक नहीं है, ऊपर के ऊपर है, शरीर की लेवल पर है। सो आप मानो या ना मानो, यू आर द आत्मा, बट यू फील दैट आई एम द बॉडी। राइट, इज इट करेक्ट? हम सब आत्मा है, लेकिन फंडामेंटली आत्मा समझते नहीं है, क्योंकि आत्मा तक तो समझ जाए तो कुछ शेष रहता ही नहीं है। राइट, आई एम द बॉडी, आई एम द बॉडी, यू आर द बॉडी, एवरीवन इज बॉडी, बिकॉज वी आर लिविंग एट द लेवल ऑफ बॉडी। जो योगी लोग हैं उनको छोड़ के बाकी हम सब जो पामर लोग हैं वो सब बॉडी है, शरीर है, स्थूल है, और वहीं तक हमारा चैतन्य सीमित है। उसके अंदर उसके सटल हम जा ही नहीं पाते, इसलिए हमारा सुख जो है वो ऊपर के ऊपर तौर पर है। आनंद आत्मा का गुण नहीं है, आनंद आत्मा का स्वरूप है। आगे, आनंद आत्मा का स्वरूप है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है? वो चरक ने बताया, चरक शाही स्थान में परम आत्मा से लिंगानी करके। सो उस
दूसरे में भेद करने की जरूरत ही नहीं। जब हम पांचों कोशों से मुक्त हो जाते हैं, जब शेष जो बचता है वही आत्मा है, वही परमात्मा है। ओके, और वो सच्चित आनंद स्वरूप है। हर एक जीव आत्मा जब अपने आप के अंतस तक चला जाता है, जो कचरा बाहर का मिथ्या धारणाएं चली जाती है, तो जो बचता है वो आत्मा है, और वही उसका ही अंश है, वो परमात्मा का ही स्वरूप है। जैसे आप एक बड़े दिए से एक छोटा दिया जला लो, तो क्या आप बोलोगे इसकी अग्नि अलग है, इसकी अग्नि अलग है? नहीं, दोनों की अग्नि सेम ही है। एनीवे, वेरी नाइस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लिख के रखिए, इसका जवाब देते देते क्योंकि हम भटक जाएंगे दूसरी ओर। तो हमारा अवेयरनेस फिलहाल बॉडी की तरफ है, अन्नमय कोश की तरफ है, राइट। और वो बॉडी जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। बचपन में जैसी बॉडी थी वैसी अभी नहीं है, अभी जैसी है वैसे बुढ़ापे में नहीं रहेगी। तो वो चेंज हो रही है, लेकिन मैं चेंज नहीं हो रहा हूँ। आई एम द नोअर, दृष्टा, और बॉडी इज अ दृश्य ऑब्जेक्ट। लाइक मैं कौन हूँ? दृष्टा हूँ। बॉडी क्या है? दृश्य है। मैं उस बॉडी को देखता हूँ, यानी कि मैं कुछ अलग हूँ और बॉडी कुछ अलग है। समझ में आ रहा है? आई एम लुकिंग एट द हैंड, बट द हैंड इज नॉट लुकिंग एट मी। ऐसा कोई भी शरीर का अवयव ले लीजिए, मैं मेरे पैरों को देख रहा हूं, लेकिन पैर मुझे नहीं देख रहे हैं। सो आई इज डिफरेंट, आई द सब्जेक्ट इज डिफरेंट, एंड द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट। बॉडी जड़ है, जबकि हम जो है वो चेतन है, हम अवेयर हैं। समझ में आ रहा है? देयरफॉर आई एम नॉट द बॉडी। हम इसको समझते ही, जो बहुत लोग मटेरियलिस्टिक चीज लोग रहते हैं, वो बॉडी में ही, बॉडी के ही साधनों में लगे हुए हैं, बिकॉज दे फील दैट दे आर द बॉडी। बट आई एम नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द बॉडी, एनी वन इज नॉट द बॉडी। बट वी फील, ये मिथ्या धारणा, ये माया है कि हम उसको, स्वयं को शरीर समझते हैं, शरीर के सुखों में ही अपना सुख मानते हैं। लेकिन ये सुख क्या है? एफीमेरल है। क्या कहेंगे उसे? क्षण मात्र के लिए, क्षण भंगुर है। दूसरे क्षण वो दुख में परिवर्तित हो जा सकता है। इसलिए हमें उसके अंदर जाना है, क्योंकि यहाँ पर सुख नहीं है, ये वास्तविकता नहीं, ये सत्य नहीं, ये मिथ्या है। इसलिए हमें उसके अंदर जाना पड़ेगा। आई एम नॉट द बॉडी, ये हम समझ लिया। तो क्या मैं प्राणमय हूँ? क्या मैं प्राण हूँ? प्राण मतलब क्या? लाइफ फोर्सेस, ब्रीदिंग, ब्लड इज फ्लोइंग इनसाइड माय बॉडी। जो हम हेल्दी है बेसिकली वो प्राणमय की वजह से, या जिसको चाइनीज मेडिसिन में ची कहते हैं, जापानीज में की कहते हैं। तो क्या मैं प्राणमय हूँ? वेदर आई एम द प्राण, आई एम नॉट द बॉडी, समझिए। सो वेदर आई एम द प्राण, अगर मैं प्राण हूं तो क्यों, और अगर मैं प्राण नहीं हूं तो क्यों? एनीवन? वेरी नाइस, इट्स द सर, एनर्जी विच जब डज ऑल दैट। तक जी सर। जब तक मैं जीवित हूँ तभी तक मैं कह सकता हूँ, इसलिए मैं प्राणमय हूँ, प्राण स्वरूप हूँ। जब जीवित नहीं रहूंगा तो प्राण नहीं रहेगा, तो मैं प्राण में नहीं रहूंगा। ओके, वेरी नाइस। जैसे हमने शरीर का देखा था ना, मैं शरीर नहीं हूं, आई एम नॉट द बॉडी, है ना? वैसे आई एम नॉट द प्राण। प्राण मेरा स्वरूप, प्राण स्वरूप भी नहीं बोल सकते। प्राण एक शक्ति, एक ऊर्जा है, वो चेंज हो रहा है। इट्स एन ऑब्जेक्ट। जैसे शरीर एक ऑब्जेक्ट है, वैसे प्राण भी एक ऑब्जेक्ट है। हम प्राण को महसूस कर सकते हैं। हम कहाँ पर थे? हमने जान लिया अन्नमय कोश, मैं शरीर नहीं हूँ। ये थोड़ा सा एकदम फिलोसॉफी, आप ऐसा लगेगा जैसे कोई बाबा बोल रहा है, लेकिन तो वैसा नहीं है। हमें आयुर्वेद ही सीखना है, उसके लिए सीख रहे हैं। यस, नॉट एट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। हम शरीर नहीं है, मैं प्राण भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि प्राण चेंज होते रहता है। प्राण का काम क्या है? अन्न प्रवेश कृत। मैं भूखा हूं इस क्षण में, तो प्राण एक्टिवेट है। अगले क्षण में मैं भूखा नहीं हूं, अगेन प्राण इज चेंजिंग। समझ में आ रहा है? प्राण भी बदल रहा है। तो जो नित्य बदल रहा है वो मैं कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि मेरा स्वरूप तो सत्य, ज्ञान, अनंत है, इनफाइनाइट है, ट्रुथ है, जो नित्य बदलता रहे, परिवर्तनशील होता रहे। वो मैं कैसे हो सकता हूँ? सो
मैं अन्नमय हूं ये धारणा भी मिथ्या है, माया है। मैं प्राणमय हूं ये धारणा भी मिथ्या है। राइट। ये तैत्तिरीय उपनिषद में आया हुआ है, ये सब उन्होंने खोज की है इन प्रश्नों की। फिर तीसरा प्रश्न पड़ा है, अन्य अंतरात्मा मनोमय। तो क्या मैं मनोमय हूं? वेदर आई एम द माइंड? क्या मैं मन हूं? सब ये मन का तो जाल है, मैंने बुना हुआ मेरे इर्द गिर्द। ये मेरे जो रिश्तेदार है, जो भी कुछ है, जो भी मैं सोचता हूँ, माई थॉट्स, इमोशंस, एंटायर पर्सनैलिटी, माई मेमोरीज, लाइक्स, डिसलाइक्स, क्या मैं ये हूँ? वेदर आई एम द मन? कौन बताया? प्राणमय का समझ में आ गया, आप प्राण नहीं हो। ये क्लियर कट प्रूव हो चुका है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोथ आर डिफरेंट, वन इज चेंजिंग, वन इज नॉट चेंजिंग। आई एम द सब्जेक्ट। जो भी कोई मैं हूं, जिसको भी हम मैं बोलते हैं, वो सब्जेक्ट है। जिसको हम जानते हैं वो ऑब्जेक्ट है। मैं किसी को जान रहा हूं ना, इसका मतलब वो डिफरेंट है। मैं प्राण को महसूस करता हूँ, श्वासोश्वास अगर मैं ले रहा हूँ, इसका मतलब वो प्राण की शक्ति है, जिसकी वजह से प्राण वायु, स्थूल वायु शरीर के अंदर जाता है। मैं उसको महसूस कर रहा हूँ, इसका मतलब दैट इज एन ऑब्जेक्ट। एंड आई एम, मैं उसको महसूस कर रहा हूँ, तो दैट इज डिफरेंट। ओके। सो आई एम नॉट इवन प्राण। अन्यो अंतरात्मा मनोमय। तो क्या मैं मन हूं? तीसरे इस पे जाते हैं। नहीं हूं तो क्यों नहीं हूं मैं मन? थॉट्स, इमोशंस, यही तो है सब कुछ। जैसी जिसकी सोच वैसा उसका रूप दिखता है, तो मैं मन क्यों नहीं हूं? कौन बताएगा? वेरी सिंपल। अगेन द सेम थियरी। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यदि मैं हूं, मैं कौन हूं मुझे पता है। और मन क्या है वो भी मुझे पता है। मैं दृश्य हूं और मैं दृष्टा हूं, और मन जो है वो दृश्य है। मन परिवर्तनशील है, एग्जैक्टली exactly। दिन भर में हमें करीब 16,000 थॉट्स आते हैं, उसमें से कितने तो भी थॉट्स रिपीटेटिव होते हैं, एक ही प्रकार का विचार बार बार आते रहता है। यदि हमें कुछ नोवेल थॉट्स या कम थॉट्स आने लग जाए, तो हम में से हर कोई साइंटिस्ट बन जाएगा। ओके, सो मन परिवर्तनशील है। मैं दृष्टा हूं, मन दृश्य है। माइंड चेंजेस ईच मोमेंट। डिजायर्स आर अनलिमिटेड, बट आई एम वन। पर्सनालिटी जो है, जिसको मन के बेसिस पे कहा जाता है, द वर्ड पर्सनालिटी इटसेल्फ मीन्स अ मास्क। पर्सोना जो है, उसका एक अर्थ ही मास्क होता है। तो ये एक आवरण है मैंने खुद के इर्द गिर्द बनाया हुआ। मैं मन नहीं हूं। मन ज्ञान अज्ञान का संवाहक है। ये कुछ हद तक ऐसा बोला जा सकता है। तीनों चीजें आ गई, तीनों चीजों को हमने रिफ्यूट कर दिया। इसी तरीके से पहले हाइपोथेसिस जनरेट होता था। कोई एक प्रश्न पूछता था, फिर उसको सब अलग अलग लोग मिलके रिफ्यूट करते थे, एक्सेप्ट करते थे, एंड दे यूज्ड टू गेट द इसेंस, द नेक्टर, द ट्रूथ। वैसे ही हम करने जा रहे हैं। आप सबकी मदद से हम उसके अल्टीमेट तक पहुंच रहे हैं। तो अगर ऐसा नहीं है, तो उसके डीप है विज्ञानमय कोश, द इंटेलेक्ट। वेदर आई एम द इंटेलेक्ट, अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप जो समझ रहे हो, ये विज्ञानमय कोश आपकी बुद्धि के कारण है। एक चीज को सर्टेनिटी के साथ बोलना, निश्चयात्मिका बुद्धि। हाँ ऐसा ही है, ऐसा बोल पाना। हाँ ऐसा ही है, ऐसा समझ पाना, दैट इज एट द लेवल ऑफ बुद्धि। तो मुझे, मैं जो भी कुछ हूँ समझ रहा हूँ मैं, इसलिए तो है समम बुद्धि की पश्यति, निश्चयात्मिका बुद्धि। यदि मैं किसी चीज को समझ ही नहीं पाऊँ, तो मैं थोड़ी ना रहूंगा। यदि मैं निश्चय ही नहीं कर पाऊँ, तो मैं थोड़ी ना रहूंगा। सो इट शुड बी, आई एम विज्ञान में कोश, अल्टीमेटली मैं बुद्धि ही तो हूँ। क्या लगता है आपको? सिंपल है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। ये तीनों पहले के कोशों का समझ गया तो समझ जाएगा। वन इज सब्जेक्ट, वन इज ऑब्जेक्ट। द बुद्धि, द विज्ञानमय कोश बोरोज द कॉन्शियसनेस फ्रॉम यू। आपके, आप जो चैतन्य स्वरूप है, उसके लाइट में बुद्धि काम करती है। हेलो, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो स्वरूप है, जो चैतन्य है, जो एनर्जी है, जो आत्म स्वरूप है, जो लाइट का सोर्स है, जो सूर्य की तरह तेजस्वी है, उससे वो विज्ञानमय कोश जो है, वो छोटे दिए की तरह लेता है उससे। The subject is different, the object is different. I am the witness. मैं दृष्टा हूं। I am just a witness. बुद्धि is different. It's the intellect. वो समझती है, वो सोचती है, वो जानती है, वो गलत डिसीजन भी ले सकती है। राइट।
बुद्धि ज्ञान प्राप्ति का साधन है। वेरी गुड। शुद्ध बुद्धि यदि हो तो उसे प्रज्ञा कहते हैं, और उस प्रज्ञा विशुद्धि से ही आपको वो जो पहले मैंने बताया था कि बुद्धि गुहा, उसके अंदर जो है वो आत्म तत्व जाना जा सकता है। लेकिन हम सबकी फिलहाल की बुद्धि मिथ्या है, बिकॉज वो बाहर की तरफ फोकस्ड है। इट इज मोर टुवर्ड्स मनोमय, अन्नमय, प्राणमय। इट इज नॉट फोकसिंग टुवर्ड्स विज्ञान, आनंदमय और आत्मा, इसलिए वो बुद्धि नहीं है। ओके, तो और डीप जाते हैं। इफ दैट इज नॉट द केस, देन वेदर आई एम आनंदमय, मैं तो आनंदमय हूँ। यदि आप कहते हैं कि सच्चिदानंद उसका स्वरूप है, तो क्या मैं आनंदमय हूँ? इतना कर लेते हैं एक बार डिस्कस, फिर क्वेश्चन पूछिएगा सर जी। जब हम, मैंने पहले ही बताया था, जब हम डीप स्लीप में होते हैं तब कुछ क्षण के लिए हमें एक अनुभूति होती है जिसको हम शब्द में नहीं बयां कर सकते। वो अनुभूति जो है वो आनंद होता है, एब्सोल्यूट ब्लैंकनेस। तब सब कुछ ठहर जाता है, इंटेलिजेंस शट्स डाउन, नो आइडेंटिटी। और वो एब्सोल्यूट जो ब्लैंकनेस है ना, उसका नाम आनंद है। लेकिन हम उसकी भी तो अनुभूति लेते हैं। हम ये नॉट नोइंग स्टिल नोइंग, मुझे ये पता नहीं है, ये मुझे तो पता है ना। तो मुझे वो अवस्था आ रही है आनंद की, तो ये भी मुझे पता है। इसका मतलब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो गया अगेन, राइट? एंड when they are different and when they are changing, they cannot be me. चॉकलेट ब्राउनी खा लिया आज और आनंद की अनुभूति होगी, इट्स जस्ट फॉर सेकंड, अगेन दैट आनंद इज नॉट देयर। ओके, सो आई एम नॉट इवन द आनंदमय कोश। तो ये हमने 5 थियरीज प्रूव कर ली। 5 कोश तो है, लेकिन मैं इनमें से एक भी नहीं। बिल्कुल जैसे एक प्याज की तरह मैंने एक एक कवरिंग निकाल दी। अब उसको प्रश्न पढ़ा, अरे ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। इन उपनिषदों में प्रश्न उत्तर चले हैं, तो उसमें ये समझ में आया कि अरे मैं अन्नमय नहीं हूँ, ये प्याज का ये छिलका निकाल दिया, अरे मैं प्राणमय नहीं हूँ, अरे मैं ये नहीं। तो मैं हूँ कौन फिर? इस पर हम भी रुक जाएंगे और आर्या सर एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसको देखते हैं। हाँ सर, सर पूछिए। जैसे सत चित आनंद 3 अवस्थाएं हैं या 3 चीजें हैं, 3 गुण हैं, 3 स्वरूप हैं, और ईश्वर जीव और प्रकृति 3 हैं। तो ईश्वर का जो स्वरूप है वो सत चित आनंद तीनों है। हम्म, प्रकृति सत है क्योंकि वो हमेशा रहती, नष्ट होती नहीं, सत बोला गया है उसको। बिल्कुल। और जो चित्त है, जो मतलब जो ये इस जीव है, वह हम्म, 2 स्वरूप वाला है, सत हम्म, भी है और चेतन भी है। हम्म, वो आनंद नहीं है, वो आनंद की हम्म, प्राप्ति का इच्छुक रहता है, वो आनंद है नहीं। तो हम्म, ईश्वर और जो सच्चित आनंद है, जीव सत और चित्त है, और प्रकृति केवल सत है, चेतन नहीं है। तो इसलिए आत्मा और परमात्मा दोनों एक तो कैसे हो सकते हैं? हम्म, क्योंकि आनंद तो ईश्वर का स्वरूप है, वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, वो परमात्मा का स्वरूप है। हम्म, फिर ऐसे आत्मा और परमात्मा एक कैसे हो सकते हैं? हम्म। ठीक है सर, बहुत अच्छा सवाल है, और हम इसको देखेंगे जब हम, अभी जो स्क्रीन पर है पंचकोश का शारीर, एग्जैक्टली मैंने आपको ऊपर के ऊपर तौर पर ये सब बता दिया। जब हम डीप में जाएंगे तो हमें समझेगा कि अ, कैसी रचना है सृष्टि की। सृष्टि उत्पत्ति कभी हुई नहीं है, सृष्टि की प्रक्रिया क्या है। तो सृष्टि प्रक्रिया जब हम समझेंगे तो अपने आप कौन क्या है वो समझ में आ जाएगा। ओके, सॉरी सर, इसका अभी आंसर दे दिया तो वो मिस इंटरप्रेट हो जाएगा, इसलिए हम बाद में देखते हैं या फिर से बाद में देखेंगे एंड में। फिलहाल के लिए एक ब्रह्म वाक्य आपको दे देता हूँ कि सच्चित आनंद, इसको 3 अवस्था बोलो, 3 अलग शब्द बोलो, वास्तव में तीनों एक ही है। चैतन्य ने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, ऐसे जैन दर्शन में बताया गया है। तो दैट विच इज एफिमेरल, दैट विच इज अ परमानेंट ट्रूथ, दैट विच इज परमानेंट हैप्पीनेस,
परमानेंट भी नहीं बोलेंगे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ट्रूथ, इनफाइनाइट ब्लिस, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, इनफाइनाइट अवेयरनेस, जिसका आदि भी नहीं है अंत भी नहीं है, जो इनफाइनाइट ही चले आ रहा है, वो हमारा स्वरूप है। उस तक ये 5 रास्ते हैं या 5 ब्लॉकेजेस है, कुछ भी बोल सकते हो। इन पांचों ब्लॉकेजेस को, अन्नमय कोश आदि को यदि आप शुद्ध करते चले जाओ, तो जो भी कुछ शेष बचेगा वो अलग ही नहीं रहेगा। वो जैसे मान लीजिए चांद है, चांद का प्रतिबिंब पानी में दिखता है, तो क्या हम उस चांद के प्रतिबिंब को, पानी में जो दिख रहा है उसको चांद कहेंगे? वो तो क्या कहेंगे उसको? लेकिन वो दिख तो रहा है। या सूरज है, उसकी गर्माहट पानी में महसूस होती है, तो क्या हम उस गर्माहट को या उस सूर्य को, उसको पानी कहेंगे, उसको सूरज कहेंगे? नहीं कह सकते। लेकिन उसको डिफाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका लक्षण तो उसमें दिख रहा है। ठीक उसी तरह परमात्मा और आत्मा अलग होते हुए भी एक ही है, उसका स्वरूप ही है। ठीक है, इसको बाद में फिर से हम एड्रेस करेंगे। यहाँ तक मोटे मोटे तौर पर ठीक हो गया। कुछ नए नए प्रश्न आपको पड़े हैं, जो कि बहुत अच्छा है। कुछ नई नई उलझने पैदा हुई है, अरे ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो गलत है, वो भी होना बहुत जरूरी है। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, ताकि हम आगे का देखेंगे। ओके, अभी ब्यूटीफुल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। पानी है, पानी में शक्कर डाल दी, पानी मीठा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। दूध है, दूध में शक्कर डाल दी, दूध मीठा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। हाँ या ना? If you add sugar to water, it's going to be sweet. If you add milk, to know anything, you need to add consciousness to it. ध्यान से सुनिए, किसी भी चीज को यदि आपको समझना है तो आपको उसमें कॉन्शियसनेस शक्कर की तरह ऐड करना पड़ेगा। यदि आपको मुझे समझना है, मैं जो बोल रहा हूँ अभी, तो आपको आपका कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस उधर डालना पड़ेगा शुगर की तरह, तब आप उसको जानोगे। और अगर मैं आपको ये प्रश्न पूछूं कि हाउ टू मेक शुगर स्वीट, शक्कर को मीठा कैसे किया जाए, क्या बोलोगे आप? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और इसका आंसर आपके पल्ले पड़ गया, तो आप इस तथ्य को समझ लोगे। वेरी गुड दीपिका मैम ने सही बताया। कांट डू, इट इज फुलिशनेस। हाउ टू मेक शुगर स्वीट, यू जस्ट कैन नॉट डू इट। व्हाट अ लवली आंसर अगेन प्रियंका मैम, सिंपल चीज है, लेकिन वो तो नेचुरल स्वीट है। शुगर हैज इनहेरेंट स्वीटनेस इन इट which it lends to other. Hello, sugar has inherent sweetness in it which it lends to other. वैसे ही कॉन्शियसनेस, द यूनिवर्सल ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व है, ये बिल्कुल उस शुगर की तरह है, जो जहां पर गिरेगा या जिसको वो समझ में आ जाएगा, वो अपनी खुशबू, अपनी मिठास उसको दे जाएगा। दैट शुगर इज गोइंग टू एंड इज गिविंग इट्स फ्लेवर टू इट, इट्स कॉन्शियसनेस टू इट। शुगर हैज इनहेरेंट स्वीटनेस विच इट लेंड्स टू अदर्स। ठीक है, ये सिमिलीज के द्वारा ही आपको समझ आ पाऊंगा ये कैसे अलग है। 10 दोस्त हैं, तैरने जा रहे हैं, तैर के आ गए, और एक दोस्त ने कहा हम गिन लेते हैं कितने लोग हैं, एंड ही स्टार्ट्स काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लोग हैं बोले, एक मिसिंग है, एक शायद डूब गया, ऐसा वो 10th व्यक्ति बोलने लग गया। वन इज मिसिंग, वन इज नॉट देयर, और सब के सब रोने लग गए कि अरे ऐसा कैसे हो गया, हम लोग 9 ही बाकी रह गए। वन वाइज मैन कम्स, एक ऐसा व्यक्ति आता है, उसको पता है क्या सत्य है, उसने कहा फिर से गिन के दिखा। तो फिर से गिन के दिखा था, 1 2 3 4 6 7 8 9, 10वां तो है ही नहीं। 10वां कहाँ चला गया? उसने स्वयं को ही काउंट नहीं किया ना। तो अगेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट। जहां जहां पर द्वैत रहेगा, जहां जहां पर दो रहेंगे, वहां पर आत्म तत्व को नहीं जाना चाहेगा। जहां पर अद्वैत रहेगा, जब आप जान लोगे कि मैं ही दृष्टा हूं, मैं ही उसको गिनने वाला हूं 9 लोगों को, तो तो आंसर मिल जाएगा। राइट, खुद को काउंट नहीं किया था उसने। एग्जैक्टली भाई, द्वैत में था, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ही वाज कंसीडरिंग हिमसेल्फ एज द ऑब्जेक्ट। जब वो खुद को ही समझ लेगा कि आई एम इटसेल्फ द सब्जेक्ट, मैं ही वो हूं, तो बाकी समझने की जरूरत ही नहीं।
फंडामेंटली इसको ऐसा समझा जा सकता है, नॉलेज, जो भी कोई नॉलेज है आपके पास मेरे पास, वो दो स्तर में है, नोन एंड अननोन। आपको कुछ चीजें जो आप जानते हैं, एनीथिंग अबाउट लाइफ, एनीथिंग अबाउट आयुर्वेद, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप नहीं जानते। सो नॉलेज बेसिकली इज टू टाइप्स, नोन, अननोन। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज टू देयर इज अ सब्जेक्ट व्हिच इज द नोअर, जो जानने वाला है, राइट। तो वो जानने वाला अलग है, नोन अननोन वो ऑब्जेक्ट्स है, वो अलग है, राइट। तो ये जो ज्ञाता दृष्टा जो है वो आत्मस्वरूप है। एनीवे दैट इज वेरी वेरी अलग लेवल का नॉलेज है, शायद वो आयुर्वेद के लिए इतना जरूरी नहीं है इस स्टेज पे हमारे लिए, लेकिन एक बेसिक हमें अंडरस्टैंडिंग आ गई। समझ में आया ठीक से अब तक? थोड़ा बहुत समझ में आया? इसका एक विद्यारण्य करके महर्षि हो गए, जो बहुत ही ब्रिलियंट थे। उन्होंने एक सिंपल बात दिया कि एक वादी प्रतिवादी, जो दो लोग रहते हैं एक डिबेट करने वाले, वादी प्रतिवादी। तो प्रतिवादी ने कहा आत्मन डजंट एग्जिस्ट, आत्मा नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो उन्होंने वादी जो मेन ऋषि थे उन्होंने कहा इसका मतलब यही एग्जिस्ट नहीं करता है, जो खुद को ही रेफ्यूट कर रहा है डजंट एग्जिस्ट, इसका मतलब वही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज दिस, ये पर्सन है ही नहीं, सो व्हाई शुड आई डिबेट विद हिम। समझ में आया? और एन इंटरेस्टिंग आंसर। बुद्धिवादी जो रहते हैं किस प्रकार से सोचते हैं, ये भी हमें उपनिषदों से समझ में मिलता है। इस प्रकार से कुछ था। ओके, मजा आया अब तक? क्वेश्चंस लिख के रखिए, बिल्कुल लिख के रखिए, हम उसको फिर से एड्रेस करेंगे, लेकिन अभी बेसिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है पंचकोश। तो आज समझेंगे या आज के लिए इतना है, क्योंकि 45 मिनट्स लगेंगे अंदाज से मुझे ये समझाने के लिए। सो वी कैन डू नेक्स्ट टाइम ऑल्सो इफ यू लाइक। मैंने स्क्रीन पे लगा तो दिया, लेकिन बाकी की चीजों में ही टाइम चला गया। अभी स्लाइड शो जो 15-16 स्लाइड्स है उसके लिए 45-50 मिनट्स लगेंगे, तो आप जैसा बोलते हो वैसे करेंगे। ओके संगीता मैम, नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। ओके वंडरफुल, तब तक आप ये समझने की कोशिश करो और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी निकाल के रखो, ताकि और मजा आएगा। ओके, बाय देन। It was lovely to be with you all. Nice questions, nice interaction. Wonderful.